वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे आर्ट इकोलॉजी और आर्ट इकोलॉजी में पॉपुलेशन डायनेमिक्स को। इसके बाद से जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो है सीन इकोलॉजी और उसमें है कम्युनिटी डायनेमिक्स, पॉपुलेशन डायनेमिक्स और कम्युनिटी डायनेमिक्स। थोड़ा थोड़ा सा हिंट जो है प्रीवियस पॉपुलेशन के वीडियो में हमने दिया था, जो आपके आई बटन में दिखेगा। जो फूड चेन का, फूड वेब का जो एक्सप्लेनेशन है उसका भी मैंने वीडियो डाला था। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कोई क्यूरी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप फ्री हैं पूछने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग शुरू करते हैं, आर्ट इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। आर्ट इकोलॉजी में जो आज का कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे वो है इकोलॉजी के बारे में। थोड़ा सा वही इकोलॉजी का वीडियो आई बटन में आएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इकोलॉजी क्या है, क्लासिफिकेशन, और फिर सीधे आर्ट इकोलॉजी पर आएंगे। स्टेजेस ऑफ आर्ट इकोलॉजी को देखेंगे, पॉपुलेशन डायनेमिक्स इन आर्ट इकोलॉजी देखेंगे, सर्वाइवल ग्रोथ कर्व, आर एंड के सिलेक्शन, इसको हम समझेंगे। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में और क्वेश्चंस में आर एंड के सिलेक्शंस को लेकर बहुत सारे जो है ट्रू फॉल्स करके स्टेटमेंट वाले आते हैं, तो उसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इकोलॉजी से। एक जो है अर्नेस्ट हैकेल ने अपनी किताब लिखी थी जर्नेलिया मॉर्फोलॉजिया डी ऑर्गेनिज्मी 1866 में, और उन्होंने इकोलॉजी को डिस्क्राइब किया था। अभी इकोलॉजी का आई बटन में आएगा, पूरा वीडियो है, आप उसको देखिएगा। और इकोलॉजी को उन्होंने बताया कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोफिजिकल इन्वायरमेंट। बायोफिजिकल इन्वायरमेंट जो है उससे किसी भी स्पीशीज़ का इंटरेक्शन जो है वो इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इकोलॉजी कई चीज़ों को डील करती है, कई सारे इसके ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं। ओडम ने भी इसको डिराइव किया है अपने शब्दों में। उन्होंने कहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, इकोलॉजी को बताया है उन्होंने। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर मतलब उसका जो आपका रूप है, स्वरूप है, और फंक्शनल किंगडम की बात की है, मतलब इकोसिस्टम की बात की है। फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर, इकोसिस्टम एक इक्विलिब्रियम के रूप में उन्होंने देखा, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक को वहन करते हुए चलता है। अब क्लासिफिकेशन में इकोलॉजी के, जैसे मैंने बताया था कि दो प्रकार के इकोलॉजी को पूरे उसमें डिवाइड कर दिया गया है, एक आर्ट इकोलॉजी और एक सेन इकोलॉजी। आर्ट इकोलॉजी और सेन इकोलॉजी। अब आर्ट इकोलॉजी को स्पीशीज इकोलॉजी भी कहते हैं। ये ब्रांच ऑफ इकोलॉजी है विच जो कंसर्न करता है इंडिविजुअल स्पीशीज के लाइफ साइकिल को सभी स्टेजेस पे ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल स्पीशीज के लाइफ साइकिल को सभी स्टेजेस पे, इन सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा तो आपका नोट्स बनता चला जाएगा। आर्ट इकोलॉजी जो है वो हेल्पफुल होता है फॉर एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए वेजिटेबल ग्रोथ, और हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और सिल्वीकल्चर जैसे प्रैक्टिसेस के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। स्टेजेस ऑफ आर्ट इकोलॉजी की बात करें तो टेक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर, morphology of plant, cytogenetics of plant species, importance and significance of plant species, distribution of plant species, environmental complexes, physiology and ecological life cycle। ये मुख्य स्टेजेस हैं आर्ट इकोलॉजी में स्पीसीज, इंडिविजुअल स्पीसीज़ को स्टडी करने में। इंडिविजुअल स्पीसीज़ के पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो ये बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जिसको क्लियर करके ही हम लोग उस स्पीशीज़ की जानकारी हासिल करते हैं। जो
इकॉलजी में एक चीज़ मैंने बताई थी कि सैम्पलिंग टेक्निक्स और ये सब, ये भी ब्रीफ होकर इन इकॉलजी में आएगा। ये जो आर्ट इकॉलजी का वीडियो देख रहे हैं, ये आर्ट इकॉलजी को ब्रीफ करता हुआ जा रहा है। इसी तरह सीन इकॉलजी का आएगा ए बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के और इन्वायरमेंट के और जो है आपका इकॉलजी के, उसको भी मैं एक वीडियो में ब्रीफ करूँगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। टेक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर की बात करें तो अगर हम किसी स्पीसीज़ की टेक्सोनॉमी और नॉमेनक्लेचर को करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसके जो है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, जो उसका स्थान है पर्टिकुलर किंगडम में, उसका फैमिली और जो आपका जेनरा है उसकी जानकारी, लोकल स्पीसीज़ के जो है नामों को रखने के तरीके कैसे होने चाहिए। जैसे कि एक स्पीसीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, ट्रेवलर्स मेडागास्कर। तो इसको जैसे ट्रेवलर्स उसमें जो है उन्होंने इसको फाउंड किया था और ये पौधा मेडागास्कर में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ट्रेवलर्स मेडागास्कर का। यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी स्पीसीज़ को हम जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो मूलभूत विषयों को हम ध्यान में रखते हैं ताकि उसके लोकल इम्पोर्टेंस को भी ग्लोबली एक्सप्लोर किया जा सके। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट की बात करें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विश स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक को बताती है। स्ट्रक्चरल जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है उसको ब्रीफ करती है, वेदर इट इज़ हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट्स। ठीक है, तो उसका स्टोमेटा कैसा है, तो स्टोमेटल ओपनिंग कैसी है, स्टोमेटल डिपेंडेंसी कैसी है। स्टोमेटल डिपेंडेंसी मतलब क्या हो गया, आइदर इट इज लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट, सिंपल है, फोटो पीरियडिज्म की बात हो रही है। साइटोजेनेटिक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज की बात करें तो क्रोमोसोमल लेवल पे उसको हम डिस्कस करते हैं, कैरोटाइप्स और क्रोमोसोम्स पे, उसके क्रोमोसोमल बिहेवियर ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस पे। तो ये चीज़ें आपका साइटोजेनेटिक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज को स्टडी करने के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसमें इकैड एंड इकोफाइंस का अध्ययन किया जाता है। इकैड और इकोफाइंस का वीडियो हमारे पास है, ऊपर आई बटन में रहेगा, आप उसको भी पढ़िएगा। देखिए सब कुछ इंटरलिंक्ड है और इंटरलिंक्ड को आप आराम से पढ़िए, इट इज़ टू बी सिस्टमेटिक। हम यहाँ पे सब सिस्टमेटिक ही पोस्ट कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएशन ऑफ पॉपुलेशन इन द सेम एरिया, जैसा कि उसमें मैंने बताया था कि दो स्पीसीज हो सकते हैं एक ही जो है जेनरा के, बट वो जो है मॉर्फोलॉजिकली एरिया वाइज डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है एरिया वाइज। तो आपको इकैड और इकोफाइंस जो एक ही चीज़ है, इकैड कहें या इकोफाइंस कहें, तो उसके वीडियोस में आपको उसको देखने को पूरा मिलेगा। बायोटाइप्स, अब इम्पॉर्टेंस है सिग्निफिकेंस, किसी भी स्पीसीज़ का एक पर्टिकुलर एरिया में इम्पॉर्टेंस होता है, उसका अपना इम्पॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो उस एरिया का डोमिनेंट होता है, उस एरिया में उसकी डोमिनेंसी होती है, उसका एक रोल होता है, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस होता है, एज पर सक्सेशन उसका अपना ही महत्व होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, किसी भी एरिया में कोई स्पीसीज़ है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एल्टीट्यूडनल लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ ओरिजिन, हिस्ट्री, आइदर वो माइग्रेटेड है कि जो है वहीं का नेटिव है। ठीक है, तो ये रूट्स के बारे में जानकारी ली जाती है। ये बेसिक्स हैं जो स्टेजेस हैं आर्टिकॉलजी के, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है, इससे ज़्यादा जो है आपको जो ब्रीफ करना होगा वो मैं करूँगा अभी। अब इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, किसी भी स्पीसीज़ के ग्रोथ करने से लेके उसके समस्त स्टेजेस को हम इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्सेस के नज़रिए से देखते हैं। यहाँ पर जो आप आर्ट इकॉलजी पढ़ रहे हैं
वो इन्वायरमेंटल साइंस में जो आर्ट इकोलॉजी पढ़ाई जाती है वो पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि इसमें आप जो भी डिटेल देखेंगे वो बहुत ही स्पीसीज़ का कॉन्साइज वे में पर ब्रीफ में देखेंगे, ब्रीफ में देखेंगे। इन्वायरमेंट का क्या रोल है आर्ट इकोलॉजी में और पॉपुलेशन डायनेमिक्स में, उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए इन्वायरमेंटल सिचुएशंस इम्पॉर्टेंट है। इन केस ऑफ प्लांट हो या ह्यूमन, इंक्लूडिंग ह्यूमन हो या कोई स्पीसीज़ हो, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इनका अपना रोल जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण रोल प्लांट के हर लाइफ साइकिल के स्टेजेस में इस्तेमाल होता है, हर लाइफ साइकिल के स्टेजेस में इस्तेमाल होता है। चाहे वो लीफ फॉल हो, चाहे वो नई लीफ का आना हो, फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो, सीड जर्मिनेशन हो, जो भी प्रोसीजर हो। एक बार मेरा जब मैं बीएससी में था तो मेरा एक वाइवा चल रहा था। तो वाइवा में एग्जामिनर ने पूछा कि एक पेड़ है, उस पर 10 ब्रांच है, हर ब्रांच में 10 लीफ है, 10वीं ब्रांच की 9वीं लीफ सूख के येलो हो गई, 10वां ग्रीन है और 8वां ग्रीन है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है? तो उसका सही आंसर है कि चूँकि हमको लोगों को अभयदीप मिश्रा सर पढ़ाए थे और हम लोग इसको जानते थे, तो हम लोगों ने बताया कि सर जैसे ह्यूमन बीइंग है वैसे ही प्लांट है, बशर्ते उनका ब्रेन जो है वो ज़मीन के अंदर है और हमारा ब्रेन ज़मीन के ऊपर है। उस 9वीं लीफ के लिए भी एक वेन आई होगी और वो वेन कहीं से या तो ख़राब हो रही है या तो उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो डेथ कर गई। जैसे हमारे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में आप थम्बकिन बोलिए तो आपका ब्रेन थंब आपका उठाएगा, आप पॉइंटर बोलेंगे तो पॉइंटर उठाएगा, टॉल मैन बोलेंगे तो टॉल मैन उठाएगा, रिंग मैन बोलेंगे तो रिंग मैन उठाएगा, बेबी या लेडी फिंगर बोलेंगे तो आपकी लेडी फिंगर उठेगी। तो ये सब क्या है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। सिमिलरली प्लांट डू द सेम थिंग, सिमिलरली प्लांट डू द सेम थिंग। बहुत सारी चीज़ें ह्यूमंस और उनके में हमारे और जो है हर स्पीसीज़ की बात करें, हमारे और सारे लिविंग स्पीसीज जो ह्यूमन को छोड़कर है उनसे और हमारे में कॉमन चीज़ें बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। अब कैसे कॉमन है ये जब हम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट को ब्रीफ करेंगे तो आप अब देखने जा रहे हैं। अब फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट की बात करें तो मुख्यतः फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोमेटल बिहेवियर, यही सब आता है इन रिलेशन टू वाटर, टेम्परेचर, लाइट एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सक्सेशन में एक पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया था इस चीज़ को कि किसी भी सक्सेशन के स्टेज में सीड का जर्मिनेशन होना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्रोसेस होता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्रोसेस होता है। अब आर्ट इकोलॉजी में इंडिविजुअल स्पीसीज़ की बात करें तो इंडिविजुअल स्पीसीज़ के जो गुण होंगे वो कौन कौन से होंगे उसको अब हम लोग देखेंगे। अभी तक तो हम आर्ट इकोलॉजी के आउटर इन्वायरमेंट को देख रहे थे, अब हम आर्ट इकोलॉजी के अंदर चलेंगे। ठीक है, अंदर जाके हम एक्सप्लोर करेंगे एक एक स्टेप को, एक एक कंपोनेंट को, और उसको देखेंगे कि वो कैसे रिलेट करता है। इसी को कहते हैं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, फिजियोलॉजी ऑफ किसी भी स्पीसीज पे आप इसको रख सकते हैं, ह्यूमन पे भी इम्प्लीमेंट होता है। तो मुख्यतः फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट की जब बात करते हैं आर्ट इकोलॉजी सेक्शन में तो फ्लावरिंग, पॉलिनेशन, फ्रूटिंग, सीड आउटपुट, डिस्पर्सल ऑफ सीड, वायबिलिटी, डॉर्मेंसी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ एंड वेजिटेशन ग्रोथ की बात आती है। इतना ये जानते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन में भी यही चीज़ होती है। हर स्पेसीज़ में, हर स्पेसीज़ को ग्रोथ करने के लिए, चाहे वो आई माइग्रेशन हो चाहे इमिग्रेशन हो,
माइग्रेशन से आए, चाहे इमिग्रेशन से आए, चाहे वो जो है माइग्रेट होकर आए, किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से बाइस्ड होकर ये प्रोसीजर हो, तो भी हम सक्सेशन को ही देख रहे हैं। हम सक्सेशन को ही देख रहे हैं। इकोलॉजी में हर जगह कम्युनिटी डायनेमिक्स या पॉपुलेशन डायनेमिक्स की बात करें, उसमें आप सक्सेशन का ही रोल देखेंगे। तो अब इन 10 पॉइंट्स को हम क्लेरिफाई करने जा रहे हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज फ्लावरिंग। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये आपका नोट्स बन जाएगा। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मैंने कहीं एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रख रखा है, तो इसको आप अपने नोट्स में मत लिख दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। बाकी सब आपका नोट्स है। अब कोई भी फूल को खिलने में, किसी भी फूल को खिलने में 3 फंडामेंटल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एनवायरनमेंट की, चाहे वो एक्वाटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, किसी भी प्रकार का दोनों में, या इंडिविजुअल स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीजर चल रहा हो, चाहे एसेक्सुअल हो, चाहे जो है आपका वो क्या नाम है कि स्पीसीज डिवाइड होकर बड के थ्रू या सीड के थ्रू स्प्रेड होकर या सीड एक्सप्लोड करके अपना ग्रोथ कर रहा है, कोई भी हो, इसमें 3 मुख्य चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फूल को खिलता हुआ देखें आप तो ये जान लीजिए कि वहाँ 3 चीज़ें लग रही हैं, थर्मोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। 3 प्रोसीजर मुख्य होते हैं जिससे फ्लावरिंग होती है। क्यों? वाई टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड एंड वर्नलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। यही चीज को हम ह्यूमन पे भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। फ्लावरिंग वेरीज करती है सीजन टू सीजन, नहीं तो सभी सीजन में फूल खिले होते हैं। लैटिट्यूड से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से लॉन्गिट्यूड, इन बोथ द हेमिस्फीयर। हर स्पीसीज का अपना एक सीजन है, अपना एक पैटर्न है, जिस पैटर्न पे वो स्पीसीज फ्लावरिंग करती है, हर स्पीसीज का। अब ये तीनों फैक्टर मिलकर किसी प्लांट के साथ करते क्या है? थर्मोपीरियोडिज्म मतलब कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, थर्मल। फोटोपीरियोडिज्म मतलब अमाउंट ऑफ लाइट उसको आ रहा है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, वेरी शॉर्ट डे प्लांट, वेरी लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग की बात हो रही है। अगर आप इंटरमीडिएट में फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन और थर्मोपीरियोडिज्म पढ़े हैं अगर MP कौशिक में, तो आप इसको समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये करते क्या है, क्या ज़रूरत है टेम्परेचर की, और क्या ज़रूरत है फोटो पीरियड की, और क्या ज़रूरत है वर्नलाइजेशन की। एक्चुअली में ये सारे फैक्टर्स प्लांट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं। ये वाइटल कंपोनेंट है फ्लावरिंग का। नाउ यू नो दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है प्लांट में फ्लावरिंग शुरू होती है। देखिए जीके भी है, यही चीज़ ह्यूमन पे भी इम्प्लीमेंट करिए। हमको टेम्परेचर चाहिए, हमको लाइट चाहिए, हमको चिलिंग वर्नलाइजेशन भी चाहिए। अब वर्नलाइजेशन की जब बात करते हैं तो ठंड प्रदेश में जो फ्लावरिंग होती है वो ड्यू टू वर्नलाइजेशन होती है। ठंड प्रदेश में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो ड्यू टू वर्नलाइजेशन होती है, वर्नलाइजेशन के इन्फ्लुएंस में होती है। अब आप समझिए इसको, वर्नलाइजेशन नहीं करता, वर्नलाइजेशन मीन्स चिलिंग ट्रीटमेंट। आप किसी सीड को जो है चिलिंग ट्रीटमेंट से गुजार सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन में भी यही चीज़ होती है, हर स्पीसीज में। टेम्परेचर बढ़ने से ओवा का काउंटडाउन और स्पर्म का काउंटडाउन डिक्रीज कर जाता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और बहुत कम टेम्परेचर पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बहुत कम टेम्परेचर पे भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। हमारे जीवन में लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स ऑफ फोटोपीरियोडिज्म का इम्पैक्ट आप देखें
तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा। चना होगा आपके घर में ना, तो चने को लीजिए और जब चांद घट रहा हो तो उसको अंकुरण के लिए रखिए और उसका आप समय नोट कर लीजिए। यही प्रक्रिया जब चांद बढ़ रहा हो तब आप करिए, आपको अंतर विजिबल हो जाएगा। जब चांद घट रहा है तो रेट ऑफ जो आपका जर्मिनेशन होगा वो कम होगा, और जब चांद बढ़ रहा होगा तो जब रेट ऑफ जर्मिनेशन होगा वो फास्ट होगा। यही चीज ह्यूमन के सेल साइकिल पे भी लगती है, जिसका आप विश्वास नहीं करेंगे। चांद के घटते समय में, मून का खाली इम्पैक्ट बता रहा हूं, अभी तो गैलेक्सी छोड़ दीजिए। जब हम बात इन्वायरमेंट की करते तो मैं पहले बताया था कि कोई चीज़ छोटी नहीं होती है, सब इंटरलिंक्ड है। चांद के घटते समय में कोई भी सर्जरी हुई हो तो उसकी हीलिंग तेज से होती है। ये इम्पैक्ट ऑफ मून लाइट है खाली। अभी तो सनलाइट का सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है। आपके शरीर का विटामिन डी सन के कारण है। आपके शरीर के आयंस जो एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं वो भी सनलाइट के कारण होता है, वो भी सनलाइट के कारण होता है। ये ह्यूमन पे इम्पैक्ट देखिए साथ ही साथ चल रहे हैं। अब आइए पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन जो है वो टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ स्टेमन, कलर, उसका परफ्यूम एसेंस, सीजन ऑफ फ्लावरिंग, विंड मूवमेंट जो है ये गवर्न करती है। पॉलिनेशन की प्रक्रिया फूलों में उसके स्थान को, मतलब वो कहाँ है, टाइम ऑफ मैच्योरिटी को, ऑफ स्टेमन, कलर, सेंट, सीजन, इस पे भी डिपेंडेंट होती हैं। विंड मूवमेंट पे डिपेंडेंट होती हैं। भाई अगर आपका वो प्लांट कलरफुल है तो मधुमक्खियों के थ्रू पॉलिनेशन की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। उसमें एसेंस है तो मधुमक्खियों के थ्रू उसकी पॉलिनेशन होगी, संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। मधुमक्खियों के बाद से पूरी दुनिया में पॉलिनेशन के लिए बैट्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए। यही चीज़ ह्यूमन में भी होता है। फॉर पॉलिनेशन एक निर्धारित एज है कि इस एज पर आपका जो ओवा या स्पर्म काउंटडाउन है फॉर फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छा माना गया है। वयस्क जिसको मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं उसमें स्पर्म काउंटडाउन और ओवा फॉर्मेशन को बहुत अच्छा माना गया है, और इसीलिए जो है बाल विवाह का विरोध होता है, और ये सही भी है नियमतः। फिर यही चीज़ जो है अब आप फ्रूटिंग में देखिए, सीड का जो अब फ्लावरिंग हो गई, पॉलिनेशन हो गया, फ्रूटिंग पे आइए। नंबर ऑफ सीड्स, नंबर ऑफ फ्रूट, सीजन ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन जो है वो किसी भी जो है स्पीसीज के और नंबर ऑफ कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रूट्स में ही सीड पाए जाते हैं और यह सीड्स रीजनरेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं। गन्ने का बिया रखते हैं ना, धान का बिया, सरसों, गेहूँ, सीड कहाँ से मिलता है? सीड कहाँ से मिलता है? लौकी, ये सीड कहाँ से मिलेगा? कद्दू, सीड कहाँ से मिल रहा है? तो फ्रूट से ही आपको सीड की प्राप्ति होती है, पर एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड स्ट्रक्चर के गवर्न होने के बाद से जब सीड मिलता है, जैसे परवल का भी बिया रोप देती तो परवल का पौधा उग जाएगा।
परवल के बीए में पाया था बायोटीन। बायोटीन की डिफिशियंसी से बाल झड़ते हैं। स्ट्रेस लेने पे बायोटीन की डिफिशियंसी होने लगती है यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें। अब फ्रूटिंग इफेक्टिव है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए, और फ्रूट्स को तैयार होने में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एबायोटिक बायोटिक दोनों बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा फ्रूट्स जो है वो पक के और उसके बीए गिरें। बहुत सारे जानवर खा जाते हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो भी तोड़ ताड़ के खाए रहते हैं। ठीक है, तो खैर वो तो खाने के लिए होता है, पर ये फैक्टर्स हैं जो उसको इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की, आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन की ग्लोबली। तो फ्रूटिंग जो है, फ्रूट से ही सीड मिलता है और सीड के कारण स्पीसीज की कम्युनिटी ग्रो करती है, उसका पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करता है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है और पॉपुलेशन का वीडियो ऊपर आई बटन में आएगा, उसको देख लीजिएगा। इकोलॉजी, पॉपुलेशन, इकोफाइंस, ये 3 वीडियो ऊपर रहेंगे, आप उसको देखिएगा। इसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी है। अब फ्रूटिंग्स हो गए उसमें, ठीक है। यही चीज़ जो है ह्यूमंस के लिए भी होती है, ह्यूमंस के लिए भी होती है। और हेल्दी या कोई भी स्पीसीज हो, लायन हो, टाइगर हो, खरगोश हो, कोई स्पीसीज आप लीजिए, हेल्दी स्पर्म काउंट डाउन जो होता है वही जो है आपका रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवा सेलेक्ट करता है स्पर्म को, सही स्पर्म को। जैसे एक निर्धारित इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको दिया जाए तो वो सही ओवा को सेलेक्ट, ओवा सही स्पर्म को सेलेक्ट करता है। अगर वो गलत स्पर्म को सेलेक्ट करता है तो माल फॉर्मेशन होता है और फिर डी शेपिंग ऑफ एम्ब्रियो होता है, जिसको हम एक बीमारी के रूप में देखते हैं। उसका नाम है प्रोजेरिया। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की पा, तो उसमें वो प्रोजेरिया से ही सफ़र कर रहा होता है, हचनसन गिबिन्सन प्रोजेरिक सिंड्रोम। ओके, अब सीड आउटपुट की बात करते हैं। सीड जो है वो प्लांट के द्वारा बहुत भारी तादाद में प्रोड्यूस की जाते हैं, बहुत भारी तादाद में। और ये जो तादाद होती है ये विथ रेफरेंस टू सीड कैपेसिटी की होती है। हर स्पीसीज का अपना एक सीड कैपेसिटी है। हेल्दी सीड कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, हेल्दी सीड कैपेसिटी की हर स्पीसीज का भी। जैसे एक गाय 4, 5, 6, 7 जो भी आपका ब्रीडिंग सीजन में दे पाए बच्चे अलग अलग सालों में, तो सबकी एक ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है। उस ब्रीडिंग कैपेसिटी के बाद से जब आप आउटपुट या ब्रीड करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एपल ऑफ डिस्कार्ड मिलेगा। माने एपल ऑफ डिस्कार्ड मतलब गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। और नतीजा वो स्ट्रेस को भी जनरेट करेगा उस कम्युनिटी और उस इंडिविजुअल पॉपुलेशन में। अब यहाँ पर जो आपका सीड प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट के द्वारा, अब ये सीड जो है इसमें कई सारे बायोटिक फैक्टर्स लगते हैं, जैसे कि कंपटीशन, कोई पैथोजेनिक या फंगल इन्वेजन हो जाए, या एबायोटिक कंपोनेंट में बात करें तो क्लाइमेटिक इंटरफेरेंस है, एब्रप्ट क्लाइमेट चेंज हो जाए, एब्रप्ट जो है इंक्रीज जो विथ एब्रप्ट चेंज, क्लाइमेट में अब्रप्ट चेंज हो जाए, सडन चेंज, जैसे कि या तो फ्लड आ जाए, या तो आग लग जाए, या तो सूखा पड़ने लगे, एलिनो के कारण या लालीना के कारण कोई इम्पैक्ट हो जाए, या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण कोई इम्पैक्ट हो जाए, तो रेट ऑफ सीड मोर्टेलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो जब रेट ऑफ सीड, आपका सीड आउटपुट अच्छा है, आपका सीड कैपेसिटी अच्छा है, परंतु इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के द्वारा आपकी सीड मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो सकती है, सीड मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो सकती है। और यह इंक्रीज इन सीड मोर्टेलिटी क्वाइट डेंजरस भी होती है पर क्वाइट हेल्पफुल भी होती है, क्योंकि इट बिकम अ कंडीशन ऑफ हेराकी
दैट एंटायर सीड्स वर ग्रो ऑन द अर्थ, सारे के सारे सभी सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाए, तो भी एक तरीके का ये जो है हैराकी कंडीशन बन जाएगा, एक जो है स्टेज बन जाएगी जिसमें हैब्सर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट होने लगेगा। तो नेचर हर चीज को एक सेंसिटिव बैलेंस करके चलती है, हर चीज को एक सेंसिटिव बैलेंस में लेके चलती है। फिर हम बात करते हैं जिसे मैंने पॉपुलेशन इकोलॉजी में बताया, आई माइग्रेशन, इमाइग्रेशन के बारे में, या सक्सेशन में है इन्वेजन। तो ये सीड मोर्टेलिटी एक कंडीशन बन जाएगी जहाँ से वो सीड वहाँ से हट कर कहीं और जाएगा। इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, एल नीनो है, ला लीना है, तो इसमें जो है ये स्ट्रेस ये जनरेट कर देता है एब्रप्ट। जैसे कि 2014 में 13-14 में बाढ़ जो है आई पर पड़ा सूखा, और ज़बरदस्त सूखा देखने को मिला, एक ड्रॉट फेमाइन फेज देखने को मिला। इन्वायरमेंटल कंडीशन में शब्दों का इस्तेमाल करें तो ड्रॉट फेमाइन फेज, ये इस फेज में साइंटिस्टों ने बताया नासा के कि द एलिनो बिकम गॉडजिला एलिनो। जो ड्रॉट साइकिल को रन कराया एलिनो ने, वो बिकम गॉडजिला एलिनो, मतलब वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट किया, तो उसको लिए टर्म दिया गया गॉडजिला एलिनो। अब यही चीजें होती हैं। देखिए अभी हम अपने अर्थ का क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे अपने एक्टिविटीज़ के कारण, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल एडिक्शन में जा रहे हैं, हम अपने क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं। तो अब इसका असर हमारे इसी चीज़ों पे पड़ने वाला है, आर्ट इकोलॉजी पे ही पड़ेगा, और आर्ट इकोलॉजी के बाद से ही सीन इकोलॉजी डैमेज होगी। तो प्रोड्यूसर को ही नष्ट कर रहे हैं। अब कैसे नष्ट कर रहे हैं, आप समझिए। धरती के तापमान बढ़ने के दौरान मौसम में होगा बदलाव, धरती के तापमान बढ़ने के साथ मौसम में होगा बदलाव, और इस मौसम के बदलाव के कारण कहीं सूखा पड़ जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगा। जब आप फसल काटने जा रहे हैं तो बाढ़ आ गई, जब आप जो है पानी की जरूरत है तो सूखा पड़ गया, रबी खरीफ जायद की फसलें चौपट हो गई। नतीजा, किसान करेगा आत्महत्या और दोष लोग सरकार को देंगे। देखिए ये कैसे ये पॉलिटिकलाइज किया जाता है, और कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज। एवरी इंडिविजुअल, हर वो व्यक्ति इस धरती का दोषी है जो पर्यावरण में बदलाव करने का लिए अपने आप को जिम्मेदार है, जो भी व्यक्ति। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पर्यावरण में बदलाव करने का जो है उसके ऊपर ब्लेम न लग सकता हो। एक गाड़ी आपके पास है, उसको आप ट्यून नहीं कर सकते तो बेकार है, काहे खरीदें, नगर महापालिका को बेच दीजिए। अक्सर एयर जो है एयर पोल्यूशन के वीडियो मैंने बताया था कि जो है एयर एक्ट में मैं जा रहा था, एक गाड़ी जा रही थी आगे आगे, उसमें धुआं निकल रहा था बहुत बुरी तरीके से, तो मैंने कहा भाई इसको नगर महापालिका को बेच दो, मच्छर भगाने का काम आएगी। हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है। डू नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट, ब्लेम योर सेल्फ। जितने भी फार्मर्स आज तक भारत में सुसाइड किए हैं, उसके लिए हर भारतीय बराबर का जिम्मेदार है, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ। गवर्नमेंट की पॉलिसियां नहीं जिम्मेदार है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, डजंट मैटर। हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल प्ले किया है। आइदर वो पॉपुलेशन ग्रोथ करने की बात करे, चाहे जो है अनयूज्ड लैंड प्लानिंग की बात करें, खेत की ज़मीन को प्लॉट बना के बेच दिए तो एग्रीकल्चरल स्ट्रेस क्रिएट होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ह्यूमन बीइंग जिम्मेदार है, ह्यूमन बीइंग जिम्मेदार है। हम जाने अनजाने में ऐसे कदम उठा रहे हैं जो वही कालिदास वाला काम हो रहा है। कुछ तो जान के काट रहे हैं, कुछ तो अनजाने में काट रहे हैं, पर खामियाजा हमारे प्रोड्यूसर्स को भोगना पड़ रहा है, किसानों को भोगना पड़ रहा है। पॉलिसीज नहीं खराब होती हैं, हमारे जो मैटर है, सोच है, वो डिवास्टिंग है।
खेत के किनारे आप सफ़ेदा लगाएंगे तो खेत खराब होगा ही होगा, और रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हों। वही हाल है, जब धरती पर इंसान को बनाया भगवान ने तो उसने तो सोचा ये आम के पेड़ हैं, पर निकले हम लोग बबूल। बुरा लगता है कहते, पर सही है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। डिस्पर्सल ऑफ सीड की बात करें, डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है के बारे में मैंने बताया था, जितना हल्का सीड उसका जो है डिस्पर्सल उतना दूर, जितना छोटा और जितना हल्का सीड उसका डिस्पर्सल उतना दूर, और जितना भारी सीड उसका डिस्पर्सल जो है उतना ही कम। यह चीज रिचनेस ऑफ स्पीसीज पे भी निर्भर करती है, यह चीज रिचनेस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी पे भी निर्भर करती है। जितना रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसी इलाके का होगा उतना ही ज़्यादा उसमें डिस्पर्सन ऑफ सीड की भावना या फैलाव या विस्तारीकरण होगा। जैसे ऑर्किडेसी फैमिली है, पूरे दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट सीड उसका पाया जाता है। फिर फिकस, कंपोजिट, एरेंथेसी ये फैमिली है जिसमें सीड बहुत लार्ज होते हैं। तो लार्ज सीड ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लार्ज सीड जो होगा उसका डिस्पर्सल ज़्यादा दूर तक नहीं होगा, यही डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब वायबिलिटी की बात करें, द पीरियड बिटवीन सीड प्रोडक्शन एंड टाइम व्हेन दे बिगेन टू लूज देयर कैपेसिटी टू जर्मिनेट इज कॉल्ड वायबिलिटी। सीड के प्रोडक्शन से मतलब फ्रूटिंग के बाद सीड के प्रोडक्शन से और उसके जर्मिनेशन तक, उसके जर्मिनेशन तक जब तक कि वो अपनी कैपेसिटी को ऑफ जर्मिनेशन को लूज नहीं कर देता, वह पीरियड कहलाती है वायबिलिटी। कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे वो 3 इडियम ने कहता है ना, कहना क्या चाहते हो? तो कहना ये चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं जो बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं, बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं जो ईजिली जर्मिनेट नहीं होते। उनका डॉर्मेंट पीरियड भी बहुत बढ़िया होता है और लंबा होता है। जैसे कि भारत में एक फूल पाया जाता है निलंबो न्यूसिफेरस, कमल का फूल। कमल के फूल का जो बीज होता है उसकी डॉर्मेंट पीरियड 1000 साल होती है। ये भारत में पाए जाने वाला सबसे लंबे समय के डॉर्मिनेंसी का सीड होता है। कमल के फूल का जो बीज है अगर वो मिट्टी के नीचे दफन है तो 1000 साल तक वो दफन रह सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कंडीशंस की, जो कि पीरियड ऑफ डोमिनेंसी को इंक्रीज कर देता है। तो उसको डोमिनेंसी में हम देखेंगे। कई बार क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन होने पर भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। कंडीशन इज नोन एज डॉर्मेंट। ये किस कारण से होता है? ये बेसिकली इकोलॉजिकल इमेच्योरिटी और जो है इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट के कारण होता है। इकोलॉजिकल इमेच्योरिटी और इम्परमेबिलिटी ऑफ द सीड के कारण होता है डॉर्मेंसी। अब देखिए एग्जांपल में बहुत सारे सीड है जिनको सल्फ्यूरिक एसिड में वॉश करते हैं 5 मिनट के लिए, जैसे कोरिएंडम है या इस तरह के सीड्स हैं जिनकी कोटिंग हार्ड होती है, पर नेचुरल कंडीशन में करते हैं और वॉश करने के बाद से उसको जो है आप जर्मिनेशन के लिए रखते हैं। तो सेकेंडरी आपको स्टेज का जर्मिनेशन के लिए उसको ले जाना पड़ता है। प्राइमरी स्टेज ऑफ जर्मिनेशन में तो ये होता है कि वो नेचुरली जर्मिनेट करें, पर सेकेंडरी में क्या होता है कि हम ह्यूमन इंटरफेरेंस से वो जर्मिनेशन हो, बट इन नेचुरल कंडीशन। कई सारे जो है यूट्यूबर्स बताते नहीं कि वो आम के जो है गुठली को उसके
फ्रीजर में रख के और उसके बाद से उसको पानी स्प्रे करके उसका मॉइस्चर लेवल मेंटेन करके उसको जर्मिनेट कराइए, फिर उसको ग्रो कराइए गमले में, या बोनसाई बनाने का तरीका वो यहीं से है। यही ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी जर्मिनेशन प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर लॉग है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, फोटो पीरियडिज्म है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं टू इंक्रीज द डोमिनेंसी पीरियड। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, सीड जर्मिनेट नहीं होगा, सीड जर्मिनेट नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। आपको बताएं, सॉयल में एक पैरामीटर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉयल। सॉयल में हमारे एक एक्सपेरिमेंट होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉयल का, उसमें एक इलेक्ट्रोड डालते हैं सॉयल में और उसकी ईसी पता चलती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉयल जो है, अगर हल्का सा भी चेंज हो जाएगा ना तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। वो जो सीड बम वाली कहानी बता रहे थे, वो सीड बम वाली कहानी यही है कि पहले आप सॉयल को समझिए, सॉयल को समझिए, तब उसके ऊपर जो है सीड को आप डालिए तो वो जर्मिनेट होगा। टोटल वेस्टेज ऑफ मनी, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। अब ऑक्सीजन की मात्रा हो जाए घटे बढ़े, वाटर लॉगिंग हो जाए, सीड जर्मिनेट नहीं होगा। मॉइस्चर घट जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, सीड जर्मिनेट नहीं होगा। फोटो पीरियडिज्म चेंज हो जाए, ध्यान रखिएगा, वो चना वाला जो एग्जाम्पल दिया हूँ, फोटो पीरियडिज्म चेंज हो जाए, नहीं होगा। वर्नलाइजेशन में कोई इम्पैक्ट आ जाए, वर्नलाइजेशन पीरियड होता है, वर्नलाइजेशन पीरियड मतलब कि टाइम पीरियड फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिलिंग, और इसमें घट बढ़ हो जाए तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। वर्नलाइजेशन के बारे में एक बात अच्छे से जान लीजिए, वर्नलाइजेशन टेक्निक जो है वो तो सीड प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है, टर्म है, पर फ्लावरिंग के लिए ठंड प्रदेशों में 60 डिग्री ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, 60 डिग्री नीचे साउथ हेमिस्फीयर में, इसका ये प्रकृति इसका इस्तेमाल करती है, प्रकृति इसका इस्तेमाल करती है। फिर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात करें, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एक कैलकुलेशन है एक्चुअली में, एवरेज सीड आउटपुट इनटू परसेंटेज ऑफ सीड जर्मिनेशन अपॉन 100, इट इज जस्ट एन एवरेज। एक तरह का जो है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका है। इसमें बताया गया है कि जो सभी सीड, ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि जितना भी सीड प्रोड्यूस हो वो फ्लश, जब प्लांट फ्लश करते हैं सीड को, जैसे हम टॉयलेट में फ्लश करते हैं ना, तो वैसे ही फ्लश करते हैं। अब ये फ्लश जो कर रहे हैं वो क्या है, वो सीड आउटपुट है। यही जो आप अभी पढ़े हैं ऊपर, ये सीड आउटपुट जो आप पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं, इट इज़ फ्लशिंग, फ्लश, प्लांट फ्लश करते हैं सीड को, तो फ्लश करते हैं फॉर कि वो जर्मिनेट करे, फॉर जर्मिनेशन, फॉर सीड जर्मिनेशन। सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक लय में काम करने चाहिए। इसीलिए सक्सेशन में मैंने बोला था ये चीज़, आप समझ रहे हैं, इकोलॉजी का हर चीज़ आपस में इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड होता है। तो अब ये जो सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया है, इसमें सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इक्वली काम करें, इक्वली। अब इक्वली काम कैसे करते हैं उसको आप देखिए, क्या खूबसूरती है। फोटो पीरियडिज्म से लेके वर्नलाइजेशन तक समझेंगे। टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनटेक ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, इनटेक ऑफ वाटर बढ़ेगा तो वाटर जब सीड के अंदर जाएगा तो वो उसकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, जिससे प्रोटीन और सेलुलोज जो होते हैं ये हेल्प करते हैं सीड को स्वेल करने के लिए, और जब सीड स्वेल होगा तो वो ब्रेक हो जाता है, और ये स्वेलिंग अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट होती है जहाँ तक वो ब्रेक हो जाए। अब ये ब्रेक थ्रू होने पर फिर वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। लेवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बढ़ाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सीड जर्मिनेशन मैक्सिमम होगी, और लेवल ऑफ ऑक्सीजन को गिराएंगे तो सीड जर्मिनेशन मिनिमम होगा। समझ रहे हैं, मतलब यही चीज़ शरीर के लिए भी लगता है। अगर आपका ऑक्सीटोसिन अच्छा है, अगर आपका ऑक्सीटोसिन अच्छा है तो जो है फर्टिलाइजेशन अच्छा होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म काउंटडाउन भी अच्छा होगा, ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। और अगर आपका ऑक्सीटोसिन जो है गड़बड़ाया मैटर तो गड़बड़ है। ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज करने के लिए वो चीज़ खानी चाहिए जिसमें आपके शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दे, जैसे प्याज, जैसे अंगूर,
ये चीज़ें आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती हैं। वाइन का एक जो होता है क्वांटा ऑफ वाइन, एक छोटा क्वांटा वाइन का ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है शरीर में। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं और यहीं से हम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि भाई किसी भी पौधे का एक रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है। इसीलिए मैंने विद रेफरेंस टू सीड कैपेसिटी की बात यहाँ पे की थी, सीड आउटपुट में, इसीलिए मैंने सीड कैपेसिटी की बात की, क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, सबकी एक रिप्रोडक्शन क्षमता होती है, सबकी, ह्यूमन में, प्लांट में, एनिमल में, सबकी एक रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। उसके बियॉन्ड वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब यह रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तब काम करती है जब सभी इन्वायरमेंटल कंडीशन अलाइंड हों, सभी इन्वायरमेंटल कंडीशन इक्वली अलाइंड होंगे, तब ये रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है। अरे भाई वो 3 इडियट में कहता ना वो कि जाइगोट फॉर्मेशन के लिए भी मिलियंस ऑफ स्पर्म को रेस लगानी पड़ती है, इट्स रेस। तो ये रेस जो है ये प्लांट के लिए भी लगती है, यही चीज। अब सीडलिंग ग्रोथ की बात करें। सीडलिंग ग्रोथ जो है, कई सारे आर्टिकॉलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हुए, कई सारे, और उसमें देखा गया, ये जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ और जो आज आप पढ़ रहे हैं, ये स्प्रिंगर जर्नल से बहुत सारी चीज़ों को मैंने लिया। जैसे ये रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, ये स्प्रिंगर जर्नल से मैंने लिया है। चूँकि मैं नोट्स जो है अपना तो मेरे पास है ही, उसको मैं इन्हांस करता रहता हूँ, प्लस रिसर्च जर्नल को भी मैं नोट्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर यू टू राइट अ गुड नोट। एक अच्छा नोट्स कैसे बनाए, तो आपको यह मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल रहता है। एमएससी में बहुत सारे बच्चे एमएससी करते हैं, उनको रिसर्च जर्नल को जरूर पढ़ना चाहिए, रिसर्च जर्नल को जरूर पढ़ना चाहिए। मेरे हर नोट्स में, आज तक के हर नोट्स में, सिंस फ्रॉम एमएससी टू पीएचडी और रिसर्च और टीचिंग, हर नोट्स में आपको रिसर्च जर्नल का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं उसको पढ़ता हूँ। एमएससी से मैं पढ़ रहा हूँ, एमएससी के भी सारे नोट्स में मेरे रिसर्च जर्नल से मैंने मटेरियल को लिखा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किताब खरीदें, एवरी बुक्स आर अवेलेबल ऑन गूगल, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए कोई सीमा ही नहीं है। अब आर्ट इकोलॉजी में जो कई सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, उसमें मैक्सिमम सक्सेस ऑफ सीड जर्मिनेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर निर्भर करती है, कि माने कि सीड ऐसा लगाएं कि मैक्सिमम जर्मिनेशन प्रोसीजर हो। तो वह डिपेंड करता है टोपोलॉजी पे, सॉइल पे, मॉइस्चर पे, लाइट पे, ऑक्सीजन पे एंड कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब देखिए, लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम और सल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, इसके बाद आर्टिकॉलॉजी है, उसके बाद से वही वीडियो पड़ेगा। ये क्या बताते हैं? लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम क्या कहता है? लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहता है कि आप उस चीज़ पर निर्भर नहीं हैं जो आपको बहुतायत मात्रा में मिलती है, आप उस चीज़ पर निर्भर हैं ज़्यादातर जो आपको कम मात्रा में मिलती है। समझ रहे हैं? यही चीज़ प्लांट के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। स्पीसीज के और पॉपुलेशन इकोलॉजी में भी इस चीज़ को इस्तेमाल होता है। और सल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या करता है कि आपका लिमिट ऑफ टॉलरेंस है, एक हद तक आप दबाव झेल सकते हैं, जैसे गुब्बारा। अदरवाइज क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, या तो पैराडाइम शिफ्ट होगा, मतलब कि गुब्बारे को आप एक तरफ से दबाई तो एक तरफ फूल जाएगा, बीच से दबाई तो एक तरफ फूल जाएगा, जिधर उसका एयर प्रेशर मेंटेन करने के लिए ऐसा करता है वो, या तो फट जाएगा। तो फट जाना वाला कंडीशन ह्यूमन के लिए तो बड़ा खतरनाक है। फट जाना मतलब टें हो जाना। तो क्योंकि ये कंडीशन स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करती है। अब ह्यूमन में अभी तक आप सुने जानते थे कि विलन होते हैं, पौधों में भी विलन होते हैं कई सारे खतरनाक। जैसे यूकेलिप्टस को कहा जाता है टेररिस्ट ऑफ द इकोलॉजी, वाटर हैंथा को बोलते हैं डेविल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसी तरह एक होता है जो नया टर्म आप पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं
लिखा है ऑस्कर सिंड्रोम। ऑस्कर सिंड्रोम क्या है? स्टंटेड ग्रोथ अवेटिंग टू द डेथ ऑफ ओल्डर ट्री विथ कैनोपी। यह वो सिंड्रोम है जिसमें बीज जो है वो इंतजार करता है, जैसे अमेज़न में पाया जाने वाला एनाकोंडा तलछट में पड़ा रहता है और वो इंतजार करता है कि बहुत सारी मछलियाँ उसको आके खाएं, और खाने लगती हैं, वो लोग उसको चारा समझ लेती हैं और एक ही बार में वो गप खत्म कर देता है। उसी तरह ऑस्कर सिंड्रोम एक टर्म है जो उन बीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बेसिकली जो है टेम्परेट बेल्ट में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेल्ट बताया था मैंने, तो उसमें पाए जाते हैं। यह स्पीसीज के जो बीज होते हैं ये पड़े रहते हैं, ये ज़मीन में पड़े रहते हैं। जब वो पौधा या पेड़ अपने कैनोपी के साथ नष्ट हो जाता है तब ये ग्रो कर जाते हैं, तब इनका ग्रोथ होता है। इसको हम ऑस्कर सिंड्रोम कहते हैं। यही देखिए, मैं कह रहा था ना, रिसर्च पेपर को जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे टर्म, अब इसके बारे में जो मैं पढ़ा हूँ वो इतना मज़ेदार है कि क्या बताऊँ। अगर मैं उसको यहाँ पे केवल ऑस्कर सिंड्रोम पढ़ाने लगा ना तो ये 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अब सीड ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी देखा, अब आइए वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करें। वेजिटेटिव ग्रोथ इज द लास्ट स्टेज ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट। वेजिटेशन का ग्रोथ हो गया। अब ग्रोथ होने के लिए किन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बेहद रिक्वायरमेंट है? इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, क्वालिटी ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी, पानी का होना, क्योंकि पानी ही नहीं रहेगा तो सीड सॉल्युबलाइज नहीं होगा, उसका कोट सॉल्युबलाइज होना चाहिए ना। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपने देखा टेम्परेचर क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है वाटर इनटेक, वाटर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मेटाबॉलिज्म, एक्टिविंग प्रोटीन एंड सेलुलोज। तो ये कब होगा? जब वो डिजॉल्व करेगा पानी को, पानी उसमें जाएगा। जितना ज़्यादा इम्परमेबल होगा सीड, उतना ही हमको सेकेंडरी फेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल को समझें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लोमी सॉयल विथ 15% मॉइस्चर एक आइडियल ऑप्टिमम कंडीशन है फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। इसको याद कर लीजिएगा, इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन लोमी सॉयल विथ 15% ऑफ मॉइस्चर कंडीशन इज टर्म्ड एज ऑप्टिमम कंडीशन। अब पूछता है एग्जाम में ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, तब हम चकरा गए, अरे कोई कंडीशन होगा, नहीं, कोई कंडीशन नहीं होगा। आप उसके आंसर में ये भी नहीं लिख सकते हैं कि ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर इन ए लाइन, द कंडीशन इज सेड टू बी द ऑप्टिमम। नो नो नो, ये गलत है। यू शुड हैव टू राइट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन लोम सॉयल विथ 15% ऑफ मॉइस्चर कंडीशन, देन द कंडीशन इज सेड टू बी द ऑप्टिमम, and this condition is best for the maximum growth of vegetation। यही जो कंडीशन है ये मैक्सिमम ग्रोथ देती है। बहुत सारी किताबों में लिखा था कि बैक्टीरिया जो है वो 30 डिग्री से ग्रो करना शुरू करता है, एक रेंज दे दिया था। पर बैक्टीरिया का सबसे बेहतरीन रेंज जो मैंने अपने पीएचडी थीसिस में कोट किया है वो 28-29 के बीच का है। सबसे बढ़िया ग्रोथ उसका उस समय होता है। टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। अब वेजिटेटिव ग्रोथ, ग्रास प्रोडक्शन, अब देखिए प्रोडक्टिविटी का वीडियो आएगा, आप देखिएगा जरूर। ग्रास प्रोडक्शन क्वांटिटी लॉस्ट बाय द वे ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीजेज अप टू ट्वाइस एट 30 डिग्री। ग्लोबल वार्मिंग से क्यों दिक्कत हो रही भाई लोग? ये 30 डिग्री देख लो आप, ये 30 डिग्री देख लो, सॉरी ये 30 डिग्री याद कर लो, यही प्रॉब्लम है। 30 डिग्री पर
ग्रास प्रोडक्शन जो क्वांटिटी है वो लॉस हो जा रही है इन फॉर्म ऑफ रिस्पायरेशन। तापमान बढ़ने पर रेट ऑफ रिस्पायरेशन 30 डिग्री के बाद से डबल होना शुरू हो जाएगा। ये दिक्कत है क्योंकि सारे स्टोमेटा जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाएंगे। प्लांट अपना पानी खो देगा, 30 डिग्री पे खो देगा। अब बताइए, और वो भी दुगनी रफ्तार से खो देगा। ह्यूमन में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से क्यों चिल्ला रहे हैं? 55 डिग्री से ऊपर जाने पे आपके शरीर के एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे जो डाइजेस्टिव है, तो डायरिया से मर जाएंगे हैं। फिर तो टॉयलेट में भी एसी लगवाना पड़ेगा ताकि बचे रहे जिंदा। ग्रॉस प्रोडक्शन रेट ये जो आप रेटर देख रहे हैं, ग्रॉस प्रोडक्शन रेटर, इट इज रेट, RATE रेट। ग्रॉस प्रोडक्शन रेट किसका? प्राइमरी का। बीस से 30 डिग्री में, 20 से 30 डिग्री के बीच में क्या होगा? टेम्परेचर के बढ़ने पर इफेक्ट होगा, उसमें बदलाव आएगा। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन रेट में बदलाव आएगा टेम्परेचर जब 20 से 30 के बीच में होगा। और ये क्यों होगा? इस दौरान ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगा जो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। और ये वेरी करता है, ये डिफरेंशिएट करता है C3 और C4 प्लांट में। अब चूंकि C3 C4 प्लांट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको इसको समझा दूं। C3 और C4 प्लांट है क्या? सिंपली समझिए, C3 मतलब कार्बन 3, C4 मतलब कार्बन 4। वह का प्लांट जो कार्बन के 3 जो है 3 कार्बन को फिक्स करे, और वह प्लांट जो 4 कार्बन को फिक्स करे वो C4, और जो 3 को करे वो C3। क्वेश्चन एक बार आया था कि कर्जान एनाटॉमी किस प्लांट में होती है, C3 या C4? बहुत लोग C3 को टिक मार के चले आए। कर्जान एनाटॉमी C4 प्लांट में होती है। अब इसको हम समझेंगे। पूरे धरती पर 95% ट्री प्लांट सर्व जो है वो C3 हैं, ठीक है, और केवल 5% प्लांट्स जो है वो C4 है। समझिएगा इसको। C3 प्लांट जो है वो कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और C4 सबसे ज़्यादा करते हैं। इसीलिए C4 प्लांटेशन से उगने वाले क्रॉप्स जो हैं उनसे जो बायोमास और जो प्रोडक्टिविटी बनती है वो बहुत बेहतरीन बनती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो C3 प्लांट है वो कुछ नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये V-BS M 8 बार M है, फिर डैश BSV। V फॉर वेन्स, BS फॉर व्हाट इज स्टैंड फॉर BS बंडल सेट, सिंपल है। M फॉर क्या होगा? मीजोफिल। मीजोफिल का ज्यादा है, मीजोफिल ज्यादा, मतलब रिंग एनाटॉमी नहीं है। रिंग एनाटॉमी न होने के कारण ये कम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं या फिक्स करते हैं, कह लीजिए। अब C4 में क्या है? वेन है, बंडल सेट है, मीजोफिल है। तो ये कर्जान एनाटॉमी है जिसमें ये रिंग, इसको रिंग एनाटॉमी, कर्जान मतलब कुछ है नहीं, रिंग फॉर्मेशन। कर्जान एक जर्मन शब्द है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये रिंग एनाटॉमी की बात करते हैं।
ऊपर जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं C3 में, वो बेसिकली केल्विन का है, राइस के लिए है कि, और जो आप C4 में देख रहे हैं वो बहुत ही सदा हुआ एग्जाम्पल है। ये आपका जो आप ऊपर उसमें देख रहे हैं C3 में, वो कुछ है नहीं, ये केल्विन साइकिल जो है ये उसका है, क्या नाम है, राइस वाला, चावल का, धान वाला। और C4 जो देख रहे हैं ये मकई है, मेज है। अब ये जो C4 है, C4 की फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी जो है, इकोलॉजिकल इफिशियंसी एक पढ़ाया था मैंने वीडियो, उसमें आप देखिएगा फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, आई बटन में आएगा। तो उसमें दिखाया है कि ग्रेटर होती है, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ग्रेटर होती है। क्यों ग्रेटर होती है? क्योंकि फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट और कार्बोक्सिलेज जो है इनके कारण। और दूसरा कारण क्या होता है, ड्यू टू वेसिनिटी ऑफ राइबोज, जो C4 प्लांट में जो है नहीं होते हैं, तो उसको जो है हम यहां पर देखते हैं। अब इसमें देखिए आप C3 प्लांट में राइबोज बाइफास्फेट जो है, ये फोटोसिंथेटिक एंजाइम को जो है वो इसको कहते हैं ना, अब इसकी एक वीडियो हमको बनानी ही पड़ेगी, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, पर मैं इसको कंसाइज करने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट फिक्सेशन जो होगा C3 में, वो 3 कार्बन में होगा, फोटोसिंथेटिक एंजाइम प्रेजेंस होगा, राइबोलोज जो है आपका बाइफास्फेट में। परंतु C4 में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका जो फिक्सेशन होता है C4 में, वो एसिडिक के फॉर्म में होता है, फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और यह जो है इंटेंसिव टू ऑक्सीजन होता है। समझ रहे हैं? ये इंटेंसिव टू ऑक्सीजन होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा है, मतलब ये अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन देते होंगे, अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन देते होंगे, बिल्कुल देते हैं भाई, देते होंगे, क्या होता है? अब हमने देखा है फूल खिला, पॉलिनेशन हुआ, फ्रूटिंग हुआ, सीड आउटपुट हुआ, डिस्पर्सल हुआ, सीड अवेलेबिलिटी हुआ, डोमिनेंसी हुआ, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को देखा, सीड स्टेब्लिशमेंट को देखा, वेजिटेटिव ग्रोथ को देखा। अब ये जो है आप चाहें अगर C3 C4 को नोट करना तो आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। वैसे आपके समझने के लिए था, इतना छोटा नोट्स उसका नहीं बनेगा, अगर मैं उसको बनाऊंगा तो कम से कम वो भी 1 घंटे का जाएगा। फिर पॉपुलेशन डायनेमिक्स इन आर्ट इकोलॉजी, ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन का एक आई बटन में वीडियो है, उसको देखिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन डायनेमिक्स इन आर्ट इकोलॉजी और कम्युनिटी डायनेमिक्स पढ़ेंगे हम सिनिकोलॉजी में। कभी भी पूछ दे आर्ट इकोलॉजी में कम्युनिटी डायनेमिक्स तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। पॉपुलेशन डायनेमिक्स इन आर्ट इकोलॉजी, इसको समझने के लिए कुछ परिभाषाओं के साथ शुरू करता हूं मैं। बेसिकली पॉपुलेशन डायनेमिक्स में R और K सिलेक्शन है, और यही इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। अभी आप देखिएगा, बहुत आसान है, जो आपके नोट्स के अकॉर्डिंग चलेगा। वो कैसा चलेगा आपका नोट्स? जो आपकी सीड की पॉपुलेशन है सॉइल में, उसको सीड बैंक या सीड पूल कहा जाता है। अब यही सीड जो जर्मिनेट ना हो और जो इस्टेब्लिश ना हो, उनको इन्वायरमेंटल सीवीज कहा जाता है। और इसके कारण ही सीड में भी होता है फिट, जो फिट है वो हिट है, समझ रहे हैं? तो जो स्ट्रांगर है वही सरवाइव करेगा। उसको इन्वायरमेंटल सीवी के रूप में देखते हैं। अब सीड जो है इन केस ऑफ जर्मिनेशन इन फॉर्म ऑफ बैचेस, जब वो एक बैच में जनरेट होते हैं सीडलिंग, एक बार में 1 लॉट, जो पहला खेप निकला उसको कोहर्ट कहते हैं। सीड पूल
इन इकॉलजी जो है वो कोहर्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अच्छे मात्रा में, और यही कोहर्ट एडल्ट पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी दिया गया है रिक्रूटमेंट। प्लांट में भी ग्रोथ करेंगे या ओरिजिनेट करेंगे फ्रॉम रूमिनेट्स और फ्रॉम सीड जीनेट्स। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पर स्पेस है, ये जीन कोनेट और कोलिन, क्लोन जो है, कोलिन बोल रहा हूँ, क्लोन एक नहीं, अलग अलग है। एक प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होगा, जो ओरिजिन होगा, वो उसका जो वेजिटेटिव पार्ट होगा वो रूमेट कहलाएगा, और या तो वो रूमेट से जनरेट हो यानी बर्ड से जनरेट हो, या तो वो सीड से जनरेट हो, तो उसको सीड जेनेट कहते हैं। टर्म है टर्म। क्लोन क्या है? क्लोन पॉपुलेशन को रूमेट से, उसके पेरेंटल प्लांट से लेकर, अरे आप इसको ये समझिए ना, वो क्या करते हैं, कलम, आम का कलम, गुलाब का कलम, ये सब कलम जो बना रहे हैं ना, इट इज क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग कैन बी डन आइदर बाय द रूमेट और द सीड एट द सीड लेवल। जैसे कैसे कहते हैं कि गन्ने की नई प्रजाति बनी 84-32 है, 84-64, और जो है आपका ये काला गुलाब, लाल गुलाब, पिंक गुलाब, सफ़ेद गुलाब सब एक ही डंटी में ग्रो करा देते हैं। वो कैसे होता है? वो यही दो तरीके हैं। अब पॉपुलेशन डायनेमिक्स में जो मुख्य चीज़ समझने की है, इसमें है कि पॉपुलेशन साइज, किसी भी पॉपुलेशन का साइज वो किस चीज़ पर फोकस्ड होता है। वहाँ के बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन का वीडियो आएगा ऊपर, देखिएगा जरूर आप। बर्थ रेट, डेथ रेट, नए अराइवल का, आउटसाइड से आए, आई माइग्रेशन से, या ई माइग्रेशन हो, मतलब हमेशा के लिए बाहर चला जाए। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनकर आया है, नीचे लिखा हुआ है, यही पॉपुलेशन डायनेमिक्स इन आर्ट इकोलॉजी का इक्वेशन है। NT+1, NT+1 ये इनिशियल स्टेज इक्वेशन है। NT+1 इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ प्लस आई माइग्रेशन माइनस ई माइग्रेशन। एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स के फॉर्म में हम देखेंगे। रेस्ट जो है आपका इसमें नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, वो सब पॉपुलेशन डायनेमिक्स के आई बटन में ऊपर वीडियो होगा, उसमें होगा। ठीक है, उसको आप पढ़िएगा। पॉपुलेशन डायनेमिक्स इकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी, इतना तो जरूर ही देखकर यहाँ पहुँचिएगा। फिर अब आइए सर्वाइवल ग्रोथ कर्व की बात करें। सर्वाइवल ग्रोथ कर्व क्या है? आर और के सिलेक्शन है। आर और के समझ रहे हैं? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अभी आपको समझा रहा हूँ मैं, इसको बहुत गौर से देखिए। इसमें नोट करिए इस पॉइंट को, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीन ही प्रकार का सर्वाइवल ग्रोथ कर्व होता है। तीन ही प्रकार का सर्वाइवल ग्रोथ कर्व होता है, और इसका एक इक्वेशन आप पॉपुलेशन इकोलॉजी के वीडियो में देखे होंगे। और ये जो बनता है ग्रोथ कर्व, ये एज स्ट्रक्चर और प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग पे बनता है। तो तीन देख रहे हैं, कॉनकेव, डायगोनल, कॉन्वेक्स। अब इसी तीन को हम, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे विथ रेफरेंस टू एज एंड प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल पे, और ये इसका इक्वेशन है। स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिएगा, ये नोट्स आपको बनता चला जाएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आर और के सिलेक्शन पे निर्भर होता है, और इसी से आर और के सिलेक्शन की प्रारूप भी तय होते हैं। अब इसमें पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, तीन प्रकार के कर्व बताए गए। मैकऑथर 1965 ने कंसेप्ट दिया था आर एंड के सिलेक्शन का फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। आर मतलब क्या होता है? जे शेप्ड कर्व, याद कीजिए। आर मतलब जे शेप्ड कर्व, और के मतलब एस शेप्ड कर्व। अब समझ में आया? इसीलिए मैं कह रहा हूं पॉपुलेशन वाला वो वीडियो आप देख लीजिएगा।
अब आर मतलब जो जिसमें रिसोर्स अबंडेंट है, पर एक टर्म लगा हुआ है, टेम्पोररी हैबिटेट। रिसोर्स अबंडेंट है, हैबिटेट टेम्पोररी है। के में क्या है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बट डिपेंड अपॉन कैरिंग कैपेसिटी। जे शिफ्ट एस शिफ्ट कर में कैरिंग कैपेसिटी ही तो पढ़ रहे थे। अब ये जो सर्वाइवल कर्व आप यहां पे देख रहे हैं, कॉनकेव, डायगोनल, कॉनकेव, डायगोनल, कॉन्वेक्स। अरे भैया, कॉनकेव, डायगोनल, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, डायगोनल, कॉन्वेक्स, यही तो है। अब इसको कई नामों से जाना जाता है, इसको समझिए। सर्वाइवल कर्व 3 प्रकार के हैं, कॉनकेव, डायगोनल, कॉन्वेक्स। इनको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 भी कहते हैं। इनको स्टैंडर्डाइज सर्वाइवरशिप, एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप और लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर्वाइवरशिप भी कहा जाता है। ये आपको नहीं कहीं मालूम होगा। अब टाइप 1 की बात करें। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 वह चीज है जो बताता है कि मॉर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई इन अर्लियर स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल। मॉर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई इन केस ऑफ प्लांट और एनिमल। समझे? माने डेथ रेट कब? अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में। वही चीज प्लांट में अर्ली स्टेज ऑफ में सीडलिंग ना हो, सीड जर्मेशन ना हो, ग्रोथ ना हो। वही चीज ह्यूमन में जाइगोट फॉर्मेशन ना हो, स्पर्म काउंट डाउन कम हो जाए, एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगे। तो ये क्या है? ये स्टैंडर्डाइज सर्वाइवरशिप कर्व है। एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप कर्व की बात करें, व्हेन मोर्टेलिटी रेट आर कांस्टेंट एट ऑल द स्टेजेस, द कर्व इज डायगोनल। ऑल द स्टेज ऑफ लाइफ द रेट ऑफ मोर्टेलिटी इज कांस्टेंट। मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, परस्पर नियम बना हुआ है आने जाने का। ठीक है। थर्ड, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हेन ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू सर्वाइव आउट ऑफ देयर लाइफ स्पैन, एक स्पैन है लाइफ, और पूरे लाइफ स्पैन में वह ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर गया। मतलब देखिए, इकोसिस्टम से जोड़ रहा हूं मैं। ऑटोट्रॉफ हो या हेटरोट्रॉफ हो या प्राइमरी कंज्यूमर हो या टॉप कंज्यूमर हो, उसको किसी ने मारा पीटा नहीं, मारा पीटा खाया नहीं, वो अपनी लाइफ जिया। अब ये इसीलिए वाई शिफ्ट करवाया, देख रहे हैं, वाई शिफ्ट कर पाएगा, नीचे जाएगा वो मर के, डेट्रस इकोसिस्टम के पास जाएगा, डेट्रस उसको खा के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, कंपोनेंटल साइकिल चलेगी। देख रहे हैं कहाँ का चीज, रिश्ता कहाँ पे। ठीक है, वो कहते हैं नदियां पार। व्हेन ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू सर्वाइव आउट ऑफ देयर लाइफ स्पैन, अपने लाइफ स्पैन से आउट सर्वाइव करें, उसकी सर्वाइबिलिटी ज्यादा हो, उसको वो कहीं मारा नहीं जा रहा हो। इसमें देखिए आराम से ये जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है, जी खा रहा है, अपने से मर गया, अपनी मौत मरा। ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर अपनी मौत मरे बिना किसी बीमारी के, तो उसके लिए थर्ड वाला जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। भगवान न करे किसी के घर ऐसा घटना हो, इट इज नॉट बी पेनफुल। अब इसी चीज को, तीनों टाइप को हम आर और के में समझेंगे। अक्सर ये पॉइंट जो आपको यहां पे 10 ठो दिखेंगे, यही पॉइंट क्वेश्चन के फॉर्म में रहते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू समझिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। नाउ क्लाइमेट, पहला पॉइंट आर और के सिलेक्शन को लेकर है। क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन होता है इन केस ऑफ आर, कभी भी चेंज हो जाए। के सिलेक्शन में क्लाइमेट सर्टेन होगा, क्लाइमेट सर्टेन होगा। आर मतलब क्या है? रूरल रिसोर्स के बारे में है। के क्या है?
पॉपुलेशन डेंसिटी को डिनोट कर रहा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी को डिनोट कर रहा है, इट इज के। अब आर मतलब अबंडेंट टेम्पोररी हैबिटेट, मतलब ये भाग सकता है कहीं भी, जे शिफ्ट कर्व। तो क्लाइमेट इज वेरी वेरिएबल एंड अनसर्टेन इन आर सिलेक्शन, वेयर एज इन के सिलेक्शन क्लाइमेट इज सर्टेन, क्लाइमेट इज सर्टेन। कैरिंग कैपेसिटी जो होगी आर की वो बिलो होगी, क्योंकि वो अनइक्विलिब्रियम में होगा, और के में पॉपुलेशन साइज फेयरली स्टेबल होगा, नियरली कैरिंग कैपेसिटी होगी, विथ नियरली कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। ऐसे पॉपुलेशन का जो एज स्ट्रक्चर का पिरामिड आता है ना, वो बेल शेप्ड, तो उसको वो चीज़ों की बातें यहाँ पे हो रही हैं। 3 तरीके के 4 तरीके के पिरामिड बताए थे ना, पॉपुलेशन इकोलॉजी को देखिएगा बढ़िया से, फिर या तो उसके बाद देख लीजिएगा जाके। फिर पॉपुलेशन रिपीटली रिकॉलोनाइजेशन, इसमें रिकॉलोनाइजेशन और हैबिटेट हो आर सिलेक्शन में। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, पॉपुलेशन रिपीटली रिकॉलोनाइज होगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, हैबिटेट में ऐसा क्यों होगा, क्या कंडीशन है, वही सक्सेशन। क्लाइमेक्स स्टेज जो होगा नहीं आया, आर सिलेक्शन में क्लाइमेक्स स्टेज बहुत देर में आता है, क्योंकि वो बार बार रिकॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया इनके अंदर होती है। बट इन के सिलेक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज, कोई प्रकार का कॉलोनाइजेशन जो होता है रिक्वायर नहीं होता है, इसमें कॉलोनाइजेशन नहीं रिक्वायर होता है, इसमें ज़्यादा कॉलोनाइजेशन भी नहीं होता है के स्टेज में, क्योंकि इनके में रिप्रोडक्शन की क्षमता बहुत कम होती है एज कंपेयर टू आर। अभी आप आगे देखेंगे, कंपटीशन इन आर सिलेक्शन इज नॉट सो कीन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रिक्वायर नहीं है, क्योंकि रिसोर्स ही अबंडेंट में है। पर इन के में, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं के सिलेक्शन की, तो बात कर रहे हैं हम किसकी, जे शेप्ड कर्व की, सॉरी एस शेप्ड कर्व की, और एस शेप्ड कर्व निर्भर करता है कैरिंग कैपेसिटी पर। तो अब रिसोर्स के एक लिमिटेशन पे जब कोई कर्व बनता है तो कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा होगा। सर्वाइवरशिप कर्व इन के सिलेक्शन जो होगा वो टाइप 1 और टाइप 2 का होगा, और आर में टाइप 3 होगा। आप ये देखिए, ये के सिलेक्शन है, ये के सिलेक्शन है। अपना जब फोटो बनाइएगा तो लिख लीजिएगा इसमें, और यहाँ लिख दीजिएगा आर सिलेक्शन, ठीक है। ये टाइप 3 आर सिलेक्शन, ये के सिलेक्शन, ये के सिलेक्शन। अब देखिए, सर्वाइवरशिप कर्व, अब अभी तक तो हम लोग सर्वाइवरशिप कर्व जान गए। अब ये क्वेश्चन आता है कि के सिलेक्शन में सर्वाइवरशिप कर्व कौन टाइप का होगा। अब पूछ दिया स्टैंडर्डाइज सर्वाइवरशिप कर्व, एज सर्वाइव, अब हम पढ़े टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। या पूछ दिया के डायगोनल और कॉन्वेक्स, अब हम पढ़े भाई एज स्टैंडर्डाइज सर्वाइवरशिप, एज स्पेसिफिक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो क्या होगा, औंधे मुंह गिरेंगे एग्जामिनेशन कॉपी पे। कभी कभी शॉर्ट नोट में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है स्टैंडर्डाइज सर्वाइवरशिप कर्व, अब लोग चकरा जाते हैं कि ये क्या है। तो यही सब है, बहुत ढूंढ कर मैटर लाता हूँ, इसमें ऐसा नहीं है। तो आपको याद रखना होगा कि के सिलेक्शन मतलब 1, 2 और आर मतलब 3। फिर मोर्टेलिटी की बात करें, मोर्टेलिटी इन आर सिलेक्शन इज मोर ड्यू टू कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। आर सिलेक्शन में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होगी, और ये कब होगी, ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के कारण होगी। और के सिलेक्शन में मोर्टेलिटी रेट डिपेंड करती है जो है वो कंपटीशन की भावना, वो कंपटीशन पर डिपेंड करती है। लॉन्गेटिविटी इन आर सिलेक्शन इज शॉर्ट, यूजुअली 1 सीजन, 1 सीजनल होगा या 1 साल का होगा। पर के सिलेक्शन में पेरिनियल होता है, के सिलेक्शन में यही चीज़ पेरिनियल होता है। साइज जो होगा वो स्मॉल होगा। रिप्रोडक्टिव जो इनका होगा वो ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम होगा ऑफ इंडिविजुअल इन आर सिलेक्शन, while there is repeated reproduction in K selection.
अब ये 8वां पॉइंट को आप देखिए, पॉपुलेशन नीड रिपीटेड कॉलोनाइजेशन ऑन द हैबिटेट इन आर सिलेक्शन। कॉलोनाइजेशन इनका रिपीटेड हो रहा है इन आर सिलेक्शन, बट के सिलेक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज है। और 8वां पॉइंट देखिए, 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, 8वां पॉइंट कह रहा है उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। आर सिलेक्शन में जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो लाइफ टाइम में एक बार होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने के को बोल दिया था, इट इज आर। आर सिलेक्शन में लाइफ टाइम में एक बार होगा, परंतु के सिलेक्शन में क्या होगा कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रिपीटेड होगा, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रिपीटेड होगा। फिर 9th, अब चूंकि रिप्रोडक्शन रिपीटेड हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी की बात होगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी गोज इनटू रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल इन आर सिलेक्शन। पूरा का पूरा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी खर्च हो जाता है आर साइकिल के रिप्रोडक्शन में, और के में ऐसा नहीं होता है, के में ऐसा नहीं होता है। के सिलेक्शन जो होता है प्लांट का वो मोर इफिशिएंट होता है, बेटर एडाप्टेड फिट होता है एज कंपेयर टू आर सिलेक्शन, क्योंकि स्टेबलाइजेशन की बात होती है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी की बात होती है। इसीलिए एस शेप्ड सर्वाइवल कर्व जो है, एस शेप्ड कर्व जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपेरिजन टू जे शेप्ड कर्व। समझ रहे हैं, एस शेप्ड कर्व इज मोर इफेक्टिव देन जे शेप्ड कर्व। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। पॉपुलेशन इकोलॉजी का वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, और जो वीडियोस में शेयर किए जाएंगे उसको ज़रूर देखिएगा आप ऊपर, वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके। तभी यहाँ पर आइएगा। अगर आप इसको देख चुके हैं तो उसको फिर देख के फिर इसको देखिएगा, रिपीट, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। समझेंगे नहीं तो गड़बड़ है, फिर आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, आपको कहानी की तरह से कोई भी सुना लेगा, नहीं समझ में आएगा। हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ी जाती है। सिलेबस इसीलिए डिजाइन होता है, पेपर 1, यूनिट 1, काहे नहीं यूनिट 1 यूनिट 5 हो जाता है। कभी सोचा है? वो सिस्टमेटिक पैटर्न होता है, एक के ऊपर एक लिंक्ड होता है। अगर हमें कोई ऐसी किताब दे जिसमें सारा पेज को निकाल के ताश के पत्ते की तरफ फेंक दें तो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ने का सही तरीका है कि यू शुड हैव टू गो थ्रू सिस्टमेटिक, और वही चीज़ मैं यहाँ सिस्टमेटिक कर रहा हूँ, इसीलिए आप सिस्टमेटिक ही पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई क्यूरी होगी तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। हैव अ नाइस डे, हैप्पी नवरात्र।